पीछे खड़े होकर बोलो, आवाज ना करना। पीजीडीएवी कॉलेज को बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तमीम मैम, मीना मैडम, गीता मैम और प्यारे बच्चों, मैम ने जैसा कहा कि हम लेक्चरर भी रहे हैं, तो बच्चों के बीच में आना, तो हमें रियली में स्टूडेंट्स के बीच में आना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और ये अपॉर्चुनिटी केवल बीएलएसए ही दे सकता था हमें, कि हम दोबारा स्टूडेंट्स के बीच में आ सकें और उनसे अपने कुछ थॉट्स शेयर कर सकें। लीगल सर्विसेज, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या क्या चीज है लीगल सर्विसेज? कोई बता सकता है? कोई रिस्पांस दीजिए। हम लेक्चर नहीं देंगे, खाली आपसे कुछ जानना भी चाहेंगे। कुछ भी गैस, वाइल्ड गैस। अभी तो स्टूडेंट ही हो। सर लीगल सर्विस आई थिंक कि कानूनी सहायता या जो भी कानूनी सहायता देना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक, थैंक यू। हम ये समझते हैं कि लीगल सर्विसेज कौन देगा? जनरली हमारी हमेशा डिमांड्स होती हैं कि ऐसी सर्विसेज तो केवल सरकार को ही देनी चाहिए और कोई सरकारी डिपार्टमेंट ही हमारे सहायता कर सकता है। अगर हम, जैसे मैम ने अभी प्रियम्बल की बात की थी, प्रियम्बल की तरफ जाएं, हमने पढ़ा है संविधान का प्रियम्बल पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में? कैसे स्टार्ट होता है वो? हम भारत के लोग, बिल्कुल सही। वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? सोलोमनी रिजोल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम वो 5 टर्म्स अभी छोड़ देते हैं, जो हमारी सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इट मीन्स कि हम भारत के लोग ही अपने सिटीजन्स को क्या देंगे? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं आई है कि एक सरकार निर्मित होगी और सरकार ही मुहैया करवाएगी ये चीजें। अगर हम प्रियम्बल की एस्पिरेशंस की तरफ जाएं, हम अपने आइडियल्स और एस्पिरेशंस की तरफ जाएं, तो स्टार्ट तो ऐसे ही होता है कि हम भारत के लोग, पर जनरली हम क्या अपेक्षा करते हैं कि जो भी इस टाइप की सर्विसेज होंगी वो सरकार मुहैया करवाएगी। अगर हम ये माने कि ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, एक सरकार है, उसको बहुत सारे काम करना है भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए, पर कुछ जिम्मेवारियां हमारी भी हैं। हम एक थोड़ा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं कि हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो अच्छे से बोलो कि नहीं पढ़े, और पढ़े हैं तो अच्छे से बोलो कि पढ़े हैं। पढ़े हैं, अधिकारों के बारे में भी नहीं पता तो फिर तो कर्तव्य तो कहां जानेंगे हम अपने, है ना? तो कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर है, 2nd नहीं है। तो हम क्या समझते हैं, इन अधिकारों की रक्षा किसे करनी है? बताओ। हैं? हमें जुडिशरी, या कौन प्रोवाइड करवाएगा उसे? सरकार, यही है ना? मतलब तो सरकार ही प्रोवाइड करवाएगी। अगर कहीं मेरे सरकार को ध्यान रखना है कि कहीं मेरे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो जाए, यही होता है। और अगर कहीं सरकारी कामकाज में, सरकारी व्यवहार में मेरे अधिकारों के का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं उसके उपचार के लिए। यही है? नहीं मालूम है मैं अधिकार अपने। धीरे से आवाज आ रही है। तो पॉलिटिकल साइंस के भी बच्चे होंगे कुछ? नहीं, पॉलिटिकल साइंस की जरूरत ही नहीं है इसमें। इन बच्चों को चैप्टर भी लगे हुए हैं इनके सिलेबस में। पॉलिटिकल साइंस की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। बैठ प्लीज।
तो हम ये समझते हैं कि हमें अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार, और जनरली हम ये मानते हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी रक्षा करे और उनके को देखते हुए कानून बनाए। हम आज थोड़ी सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पर चलते हैं, और अगर हम ये अधिकार आपस में ही सुरक्षित रखें अपने, जैसे जब हम प्रीएम्बल को स्टार्ट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट राइट लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। हम मानते हैं समानता का अधिकार, सरकार किन्हीं भी दो लोगों के बीच में असमानता का व्यवहार ना करे, ऑल शैल बी ट्रीटेड इक्वल। अगर हम अपनी डेली की दिनचर्या, जो हमारी हर रोज की दिनचर्या होती है, उसके पर ध्यान रखें, तो हम करते क्या हैं? सो कॉल्ड अमीर, सो कॉल्ड गरीब, उन लोगों के बीच में बहुत गैप रखते हैं। हम अपने व्यवहार को अमीरों के प्रति आदर का व्यवहार रखते हैं, उनसे डर के रहते हैं, और गरीबों के प्रति थोड़ा सा ऐसा व्यवहार रखते हैं जो अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। मॉल में जाएंगे, अगर 2000 रुपए की चीज के 21 रुपए मांगेगा तो हम 21 रुपए देंगे, और सब्जी वाले के साथ 20 रुपए की सब्जी के 18 रुपए देंगे। करते हैं ऐसा? ये मत एसोसिएट करिएगा कि मैं नहीं करता, नहीं। सोसाइटी में जनरली हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वंचित वर्ग है, गरीब है, कुचला हुआ है, उसके साथ व्यवहार कुछ और होता है, और दूसरे लोगों के साथ कुछ और होता है ना? अगर हम ये समानता का व्यवहार अपने जीवन में लेकर आए, तो शायद हमें छोटी मोटी बातों के लिए तो सरकार के पास, पुलिस के पास, कोर्ट के पास, सिस्टम्स के पास नहीं जाना पड़े। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, वो क्या कहता है आर्टिकल 15? कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबडी, एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पर हम तो बहुत बटे हुए हैं कि किसका क्या धर्म है, किसकी क्या कास्ट है, ये लड़का है, ये लड़की है, घर में लड़का ही होना चाहिए, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्र का है, ये हरियाणा का है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपने जिंदगी में धारण कर लें तो कितना अच्छा हो। आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 1950 में जब हमने अडॉप्ट कर लिया, एनफोर्स कर दिया, अडॉप्ट हमने 49 में कर लिया, उसके बाद से कितने साल चले गए, पर आज भी हम न्यूज़पेपर्स में दलितों के खिलाफ ये हो गया, दलितों के खिलाफ वो हो गया, सुनते हैं ना? इसका मतलब हम अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाए। अधिकार केवल ये थोड़ा है कि सरकार है वो हर सेकंड सब में चिप लगा देगी और देखेगी कि किसका बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है। ऐसे ही हम अगर फिर आगे बढ़ते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि हम किसी को गलत भाषा में जो बात तो थोड़ा करनी चाहिए, पर आज की डेट में थोड़ी सी गाड़ी भिड़ जाए और सारा समझ में आ जाता है कि हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। ऐसे ही अगर राइट टू मूवमेंट की बात करें, तो क्या हम लड़के होते हुए भी अलाउ करते हैं किसी लड़की को 12 बजे रात में फ्रीली मूव करने के लिए? क्या लड़कियों के, महिलाओं के ये राइट्स नहीं है? क्या हम कोई भी एजुकेशन करते हैं, पीसफुली करते हैं? अभी लेक्चर करने के लिए तो हमें दरवाजा बंद करना पड़ता है कि बाहर से शोर आ रहा है ना? आगे बढ़े, आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कितने बार किसी एक्सीडेंट से में पीड़ित व्यक्ति को, जख्मी व्यक्ति को हम हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने फेलो सिटीजन्स की राइट टू लाइफ का ध्यान रखें तो शायद हमें ले जाना चाहिए। कितने बार हमने डोमेस्टिक वायलेंस को घर में सहन किया है या उसको बढ़ावा दिया है?
या हमने अपने पड़ोस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो हमें उसमें कुछ रोकने की या समझाने की किसी कोशिश की है। या राइट टू लाइफ में हम ये सुनते हैं, जैसे फीमेल फिटिसाइड की बात होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स सिलेक्शन की बात होती है, आपने सुनी होंगी ये समस्याएं। पर हमने कितने बार अपने घर में ये कहा है कि कोई बच्चा होने वाला है तो घर में बात हुई कि लड़का हो जाए। बहुत आप यंग हैं, आपके बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स की मैरिज हो गई हो या कजन्स की हो गई हो, या बहुत जगह ऐसे बातें चलती हैं, एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट इन सोसाइटी कि ये बात होती है। पर हमने कभी क्वेश्चन किया कि ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़की बराबर होते हैं, दोनों को ही राइट टू लाइफ है। कहीं इमोरल ट्रैफिकिंग चल रही है, कहीं चाइल्ड लेबर है, कहीं बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न है जिसको हम पोक्सो एक्ट कहते हैं, पर हम आंखें बंद कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस पर। अगर हम अपने फेलो सिटीजन्स की राइट टू लाइफ का ध्यान रखें तो क्या हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस सरकार की, इस सिस्टम की, इस पुलिस सिस्टम की, इस कोर्ट सिस्टम की? फिर हमें बड़े मुद्दों के लिए ही सरकार की और सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जहां हमें बहुत ज्यादा संगठित होने की जरूरत है, जहां हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है उन कामों को करने के लिए। राइट टू एजुकेशन, हमने कभी किसी बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में कभी गए ही नहीं और हमारे आसपास ही रहते हैं, पर हमने कभी कोशिश नहीं की उससे पूछने की, उससे जानने की कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, या उसके पेरेंट्स से कि उनको स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता। अगर कुछ समस्या है तो हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे बच्चे आसपास दिखते हैं हमें जो 14 साल से नीचे हैं, 18 साल से नीचे हैं, 2 कैटेगरीज हैं इसमें चाइल्ड लेबर में। तो कभी हमने कोशिश नहीं की कि वो बच्चा किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और क्यों कर रहा है इनफैक्ट। पर हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं, क्रिकेट देख लिया, सुबह से शाम टाइम खराब कर दिया, व्हाट्सएप कर लिया, फेसबुक कर लिया। राइट टू रिलीजन, हमारे यंग ब्लड में इतना है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, या और बहुत धर्म है हमारे बीच में। अब इन सभी चीजों को कंसोलिडेट करें, अगर हम अपने बिहेवियर में ये रखें कि ये सबके अधिकार हैं, मेरे भी, मेरे साथ वाले सिटीजन के भी, और मेरे नेबर्स के, फैमिली के, मेरे सब समाज के, सबके अधिकार हैं, और ये सरकार को प्रोवाइड नहीं करने, ये हमने आपस में ही प्रोवाइड करने हैं। मैं देश हूं, आप देश हैं, सारे जितने भी सिटीजन हैं वो सब देश हैं। तब हमें लग जाएगा कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमें सरकार की या व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सम्मान करने के लिए। इसी कड़ी में हम लीगल सर्विसेज की बात करते हैं। अब कई बार हमें लगता है कि लीगल सर्विसेज की जरूरत हमें तो होगी नहीं, हमारा तो कोई इशू है ही नहीं लीगल इशू, तो हमें क्यों जानना चाहिए ये लीगल सर्विसेज क्या होती है, कौन ये अथॉरिटी है, क्या करती है और इसकी जरूरत क्या है। पर अगर हम ये सोचें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, तो इस अथॉरिटी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी होगी तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इस अथॉरिटी की सेवाओं की जरूरत है। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, जिसमें कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपंगता के कारण, आर्थिक या किसी और अपंगता के कारण, न्याय पाने के अवसर से वंचित ना रह जाए वो आदमी। अगर वो वंचित रह जाता है न्याय पाने के अवसर से, मतलब ये कि अगर मेरा कोई भी लीगल इशू है और मैं कोर्ट में जा ही नहीं पाऊंगा, कोर्ट में क्या डिसीजन होता है वो अलग बात है, अगर मैं कोर्ट में जा ही नहीं पाऊंगा तो मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ जाएगी
मेरे को लगेगा कि समाज में कोई न्याय तो है ही नहीं, न्याय तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उस न्याय के पास तक पहुंच ही नहीं सकता, न्याय पाने के अवसर को अवेल ही नहीं कर सकता। और जब जिस समाज में, जिस व्यवस्था में इस तरह का सिस्टम हो जिसमें आप न्याय पाने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, वहां क्या होगा? फिर अराजकता होगी, वहां फ्रस्ट्रेशन होगी, वहां इरिटेशन होगी, वहां फिर लोग आपस में ही लड़ेंगे। ऐसा है? ऐसा होगा? कुछ लोगों को लगता है, दूसरों लोगों को लगता है कि लिंचिंग ही ठीक है ना? अब ये भी नहीं बता रहे। तो जब हमारा व्यवस्था से सिस्टम विश्वास उठ जाता है, या हम अपने ऊपर इतना, अपने आप को इतना समझने लग जाते हैं कि हम व्यवस्था से ऊपर है, तब ये कुछ घटनाएं इस टाइप की होती हैं, लिंचिंग वगैरह की। तो हम 39A जिसमें ऐसा प्रावधान है कि हम ऐसी व्यवस्था रखें जिसमें वंचित लोगों को न्याय पाने के अवसर मिल सके। उसके चलते एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना 1987। उसमें मुख्यतः तीन स्तर पर व्यवस्था हुई: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हर एक स्टेट की अपनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। जैसे दिल्ली की है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पटियाला हाउस कोर्ट पर है। और फिर हमारे दिल्ली में 11 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 11 के 11 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं। दिल्ली में 6 जिला न्यायालय हैं: रोहिणी, करकड़ुमा, द्वारका, साकेत, नई दिल्ली और पटियाला हाउस कहते हैं, पटियाला हाउस और 30 हजारी। तो 6 जिला न्यायालयों पर 11 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिसेज हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, इस हिसाब से। और इन सब डीएलएसएस को इनके चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और इनकी डे टू डे की जो फंक्शनिंग है वो सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी करते हैं, जो वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं। तो ये एक हो गया आपका ढांचा जो डीएलएसए का वर्क करता है दिल्ली में। सबसे बड़ा काम, इसका सबसे प्रमुख काम जो कहेंगे हम, उसे फ्री लीगल एड देना है। फ्री लीगल एड, अब फ्री लीगल सर्विसेज की तरफ हमने इसको परिवर्तित किया है कि ना केवल कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हो, बल्कि किसी अथॉरिटी पर, किसी ट्राइब्यूनल पर और किसी भी और समस्या से रिलेटेड काम पर। जैसे कि कहीं वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं और गवर्नमेंट की उन वेलफेयर स्कीम्स को कुछ लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, कि उन्हें हो सकता है अवेयरनेस ना हो, उन्हें नहीं पता हो कि प्रोसीजर क्या है उस स्कीम को की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, या किसके पास जाना है, उसके जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी चीजों में भी हम अब उनको अपनी सहायता प्रदान करते हैं। तो लीगल एड से मतलब यही लगता था कि कोर्ट तक हमारी अप्रोच है। लीगल सर्विसेज का मतलब है सरकार से रिलेटेड जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या कुछ भी फैसिलिटी सरकार देती है और उसको हम अवेल नहीं कर पाते, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, कोई इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। और कोर्ट सिस्टम में हमारे पास 11 डीएलएसएस हैं। 11 के 11 डीएलएसएस पर 11 फ्रंट ऑफिस हैं, जिसमें एक एडवोकेट हर एक वर्किंग डे पर 10 से 5 बजे तक बैठते हैं। तो 11 एडवोकेट पूरी दिल्ली में बैठते हैं डेली 10 से 5। किसी भी व्यक्ति की कोई भी लीगल इशू है, वो इन एडवोकेट्स के पास आकर बातचीत कर सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है। कई बार तो हमें लगता है ना कि पता नहीं ये लीगल इशू है भी कि नहीं है, इससे असमंजस में रहते हैं और इसलिए हम कभी जा नहीं पाते किसी के पास। हमें लगता है कि किस एडवोकेट के पास जाएं, वो कितनी फीस लेगा, वो जेन्युइन होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए फ्रंट ऑफिस एडवोकेट है, आप जाएं, कंसल्ट करें। आप जाएं से मतलब फिर हम दोहरा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे संसर्ग में होते हैं, उनकी बहुत कानूनी समस्याएं होती हैं, तो उनको आप गाइड कर सकते हैं
कि आप फ्री कंसल्टेशन करें। उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आप फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं या नहीं है। अब उसके बाद कंसल्टेशन हुई, अगर मुद्दा छोटा है, आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से खत्म हो सकता है, तो हमारे पास काउंसलर्स भी हैं। काउंसलिंग से खत्म नहीं हुआ, कंसल्टेशन से इशू रिजोल्व नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट में केस करने की बात आती है। वहां एडवोकेट दिया जाता है और जिसकी सारी फीस और उसका केस प्रिपरेशन का खर्चा, सारे खर्चे सरकार वहन करती है। तो अब मुद्दा ये है कि कौन कौन एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटलमेंट की बात करें तो ये सभी कैटेगरीज फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं। कोई भी महिला इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, तो कई बार तो हम इतना भी कह देते हैं मायावती आ जाए या सोनिया गांधी आ जाए, तो सभी फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं। कोई भी बच्चा, ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ए मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन इन कस्टडी, जो लोग जेल में चले जाते हैं जिसको हम एक्यूज बोलते हैं, ए विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, ए विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, ये सभी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको देखे बिना लीगल एड, फ्री लीगल एड पाने के हकदार हैं। अब इनमें से कोई बच गया और ट्रांसजेंडर है, अब इसकी लिमिट हमने बढ़ा दी है, 4 लाख कर दी है, 4 लाख रुपए तक। कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए है, और इन सब के बावजूद अगर कोई अडल्ट है जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, वो सभी फ्री लीगल एड पाने के हकदार हैं। अगर इस सभी कैटेगरीज को देखें तो हम मानते हैं कि 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन फ्री लीगल एड पाने की हकदार है। परंतु क्या करते हैं हम, हमारे समाज में व्यवस्था ऐसी है कि कोई लीगल इशू हुआ तो पहली बात तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कहाँ जाएं, और दूसरी बात थोड़े से हम किस्मत को ज़्यादा मानते हैं, यही सोच लेते हैं कि किस्मत में ऐसा लिखा था मेरे साथ, इसलिए चुपचाप घर पर ही बैठे रहते हैं और अन्याय को सहते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला काम। दूसरा काम है हमारा लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना। लोक अदालत, अगर कुछ वर्ड से ही आप समझते हैं कि दोनों पार्टी आपस में बैठ गई, जो भी जिनके बीच में डिस्प्यूट है, और दोनों में आपसी समझौते से मुद्दे को सुलझाना। कोई भी आपस में डिस्प्यूट है, दो पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टीज के बीच में आपसी समझौता। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम इसको हमेशा विन विन सिचुएशन बोलते हैं, कि कोई अगर कोर्ट में केस चलेगा और जज साहब उसको डिसाइड करेंगे तो एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, तो दोनों पार्टीज के बीच में कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावना आ जाती है ना, आपस में रिवेंज वाली भावना भी आ सकती है, एनिमोसिटी हो सकती है कि जीतने वाला कहे मैंने तेरे को कोर्ट में हरा दिया ना। तो इसलिए अगर लोक अदालत की बात करें तो इसमें हम अभी प्रियम्बल की बात कर रहे थे कि आपसी भाईचारा, तो आपसी भाईचारे की जो भावना है उसको एक कुछ बल मिलता है कि दोनों पार्टीज को लगा ही नहीं कि मैं हार गया, मैं जीत गया। तो ये लोक अदालत है। लोक अदालत में पेंडिंग केसेस भी डील करते हैं हम। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में अभी दाखिल ही नहीं हुए, जिसको हम प्री लिटिगेटिव केस कहते हैं, कोर्ट में दाखिल होने से पहले उन केसेस को लोक अदालत पर लेना। तो हम दोनों तरह के केसेस को लोक अदालत पर लेते हैं और 2 महीने में एक बार ऐसी लोक अदालत हम लगाते हैं दिल्ली में। आपने कभी बैनर्स देखे होंगे, बैनर्स पढ़े होंगे, जिसमें लगता है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अब जैसे नेक्स्ट लोक अदालत 8 सितंबर को है, 8 सितंबर को ऑर्गेनाइज कर रही है।
एक परमानेंट लोक अदालत भी है हमारी, जो केवल इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स को डील करती है। तीसरा काम है हमारा लीगल अवेयरनेस, जिस काम को करने के लिए हम आज यहां आए हुए हैं, कि लोगों के बीच में उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना। बहुत सारे लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि कानूनी अधिकार क्या हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं किसी भी कानून के अंतर्गत। आपने डोमेस्टिक वायलेंस सुना है? सुना? तो हम जनरली क्या समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से? कि किसी की पिटाई कर दी घर में, है ना, यही समझते हैं ना, या और कुछ भी होता है? क्योंकि हमें जब तक कानून का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे? जो हमारे कॉमन लैंग्वेज में आती है, हिंसा का मतलब पिटाई, बस यही है ना। पर वर्बल एब्यूज भी होता है, 2-3 बच्चों को पता है, जैसे वर्बल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, इकोनॉमिक एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, ये अब्यूज भी होते हैं। और हिंसा का मतलब पति ने पत्नी की पिटाई कर दी, है, यही समझते हैं ना। पर हम ये समझते नहीं कि बाप भी बेटी के प्रति हिंसा कर सकता है, भाई बहन के प्रति हिंसा कर सकता है ना, बेटा मां के प्रति हिंसा कर सकता है, और सास जो है वो बहू के अगेंस्ट हिंसा कर सकती है। पर ये सब मुद्दे कब समझ में आएंगे? जब हमें इस कानून के बारे में कुछ जानकारी होगी। ये एक एग्जाम्पल था डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, कि ऐसे ऐसे इश्यूज पर हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बातचीत होती है। कुछ लोगों को तो क्योंकि जानकारी नहीं है, इसलिए वो उस व्यवस्था में पीड़ित रहते हैं, अन्याय को सहते रहते हैं। अब अगर हमें लगता है कि हमें बहुत जानकारी है, पर जानकारी का अभाव इस स्तर तक है। अभी हम किसी कम्युनिटी प्रोग्राम में गए तो एक लेडी हमसे पूछने लगी, बोले जी 3 तलाक हिंदुओं में होता है? हमने पूछा क्यों? बोले जी मेरे पड़ोस में एक लेडी है, उसके हस्बैंड ने कह दिया, वो हिंदू है, और उसके हस्बैंड ने कह दिया, हर रोज डराता है, बोला ज्यादा बोलेगी तो 3 तलाक दे दूंगा। अब बताओ, तो क्या होता है कि क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं, हम इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये टॉपिक तो पड़ोसियों के से मुतल्लिक है, हमारे से रिलेटेड थोड़ा है, हमें कोई समस्या है ही नहीं। समस्या कोई कह के नहीं आती। एक व्यक्ति को किसी टाइप की समस्या आएगी, दूसरे को किसी और की, क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसे तरह से नहीं चलती है। और इसीलिए समाज बना है कि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई मेरी प्रॉब्लम है, अलग अलग हो सकती हैं। एक दूसरे की जानकारी होने से हम उन समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। एक चौथा काम हमारा है विक्टिम कॉम्पनसेशन का, पीड़ित मुआवजा। बहुत सारे ऑफेंसेस समाज में होते रहते हैं ना, अपराध। तो अपराध के पीड़ित